Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dr. Asma Bilal Khan here, and students, as you all know that we have already done our first chapter, first unit of class 3 in New Oxford Modern English, and that was Dorothy Meets the Scarecrow. Today we are going to start its poem part, the poem of unit 1, and that is A Night in June. And as you all know that हमारे कुछ SLOs होते हैं हर चीज़ के जो हम पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक चीज़ नंबर 1 पॉइंट मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ सब पेरेंट्स को कि हम इंग्लिश को एज अ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो एक लैंग्वेज सीखने के स्टेप्स होते हैं, और उनमें होते हैं रीडिंग, उनमें होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, टीचर जो है वो रीडिंग करती है और बच्चे जो हैं उसको सुनते हैं। इस तरह उनका लिसनिंग का पार्ट कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट जब बच्चे रीडिंग करते हैं तो उनका रीडिंग का पार्ट कंप्लीट होता है और साथ ही स्पीकिंग का भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट जब फिर उसकी हम हमारा जो राइटिंग का पार्ट है वो कैसे कंप्लीट, इधर हम क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो ये हमारा क्लास 4 का ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोट ऑफ क्लास 3। एंड क्लास 4 में हम पहले पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग का जो चैप्टर है वो हमने अपना कंप्लीट किया था, और ये आज हम इसकी अ नाइट इन अ जून इसकी जो पोइम है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमें अपनी जो फिर राइटिंग, जो हमारी क्रिएटिव राइटिंग जो है वो हम कैसे सीखते हैं। हम जब कॉम्प्रिहेंशन करते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड यानी कि हम जो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जो से रिलेटेड हम जब एक्सरसाइज करते हैं उसमें फिर हम वोकेबलरी सीखते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो ये सारी हम बच्चों को क्या सिखाते हैं इसमें, क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि उनको खुद से लिखना सिखाते हैं। यहाँ पे हम हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग यानी कि खुद से लिखने के काबिल होना किसी चीज़ को। तो जब बच्चों को हम सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, वोकैबुलरी सिखाएंगे, जब उनको ग्रामर के हम पार्ट्स उनको सिखाएंगे, जब हम उनको कॉम्प्रिहेंशन सिखाएंगे, तो इन सब चीज़ों से उनकी क्या इंक्रीज़ होती है, राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग की कैपेबिलिटी। और इस तरह हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट होता है। और फिर जब स्पीकिंग होती है, इस पूरे प्रोसेस में हम बच्चों को इंकरेज करते हैं कि वो इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करते हुए, तो फिर वो उनकी स्पीकिंग का पार्ट भी होता है। अब इसमें एक पॉइंट आपको ये मद्देनज़र रखना है जो मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ बारहा, और वो ये है कि हम इसे पढ़ेंगे, इंग्लिश को हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको सीखेंगे एज ए लैंग्वेज, लेकिन हम इसको समझाएंगे अपने बच्चों को उर्दू लैंग्वेज में, बिकॉज हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू, और उर्दू में हमें सबसे ज़्यादा समझ आती है, बच्चों को भी और हमें भी समझाना आसान है और बच्चों को भी समझना आसान है। तो इसलिए चीज़ को पहले जो समझना है वो हम उर्दू में करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट हम उसकी इंग्लिश में आउटपुट लेंगे। और हम बाकी सब्जेक्ट्स भी, आपको पता है, SST, साइंस, मैथ, इवन इस्लामियात भी हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन उनको समझाना हमने उर्दू में होता है कि एक दफ़ा वो समझ जाएँ चीज़ों को, आफ्टर दैट चाहे फिर वो उसे इंग्लिश में याद करें, इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में लिखें, उसका आउटपुट सारा उनका जो है वो इंग्लिश में हो। तो इस तरह हमारा जो वो मकसद, यानी कि हमने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, और उसके लिए हमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बीच में ला के हिंड्रेंस नहीं बनाना चाहिए कि हम सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश में ही समझा रहे हैं हर चीज़, और बच्चों को जो है वो समझ ही नहीं आ रही सिरे से, और उनके इस चक्कर में उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं हो रहे और वो कुछ भी सीख नहीं पा रहे, और वो यानी कि हर चीज़ उनके सर के ऊपर से गुजर रही है। इसलिए पेरेंट्स, मैं इस चीज़ की एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, और कि हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज को जो है वो अहमियत देनी चाहिए। और जैसे सब जो तरक्की याफ्ता और जो खुददार कौमें हैं वो अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, चाहे आप रशिया को देख लें, चाहे आप चाइना को देख लें, चाहे आप तुर्की को देख लें, चाहे आप इटली, स्पेन, इन सब को देख लें, चाहे आप अरबिक लोगों को देख लें। ये सब क्या करते हैं, ये लैंग्वेज इंग्लिश ज़रूर सीखते हैं। लैंग्वेजेस आप चाहे जितनी मर्ज़ी सीख लें, चाहे आप स्पेनिश सीख लें, चाहे आप इटालियन सीख लें, चाहे आप अरबिक सीख लें, लेकिन जो है उसको अपनी उस चक्कर में अपनी ज़ुबान को मत आप पीछे फेंकें, या अपनी ज़ुबान को कमतर महसूस ना करें, ठीक है। तो इस चीज़ को आई होप आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। एंड अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे SLOs जो हैं वो इंग्लिश के, ये सारे मैंने आपको बताए हैं कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब होते हैं। तो इसी तरह हम अपने इस चैप्टर के जो हमारे SLOs हैं, जो हमेशा से हमारे हर इंग्लिश के चैप्टर के होते हैं, वो होंगे। उसमें होगा हमारी, ये मैंने यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। रीडिंग, उसकी फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे, देन वी विल डू इट्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मीन्स डिक्टेशन वर्ड्स।
and their meanings, and then we will do its comprehension, then we will do its grammar part, and then we will do its composition, means creative writing part. So let's start the reading. Open your books, page number 9, and this poem is A Night in June, यानी कि जून के महीने में एक रात. अब वैसे भी हमारा जून का मंथ ही स्टार्ट हो गया, तो इसलिए इसमें उन्होंने एक रात यानी कि जून की एक जो रात है उसके बारे में इस पोइम में उन्होंने हमें बताया. और इसमें आप ये देख सकते हैं पूरी पिक्चर उन्होंने एक बनाई हुई है, ठीक है. इसमें यू कैन सी द मून एंड देयर इज़ अ ट्री, अ लेक एंड अ पॉन्ड एंड वन बर्ड इज सिटिंग इन द नेस्ट, ठीक है. ये सारा उन्होंने एक वो आपको पूरा एक सिनेरियो बताया हुआ. अब इसमें हम रीडिंग करेंगे. सो टेक आउट योर पेंसिल्स एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स ऑन टॉप ऑफ देम. द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट. सूरज बहुत देर पहले का गुरूब हो चुका है. द स्टार्स आर आउट बाय टूज़ एंड थ्रीज़. सितारे दो दो और तीन तीन करके बाहर निकल आए हैं, यानी ज़ाहिर हो गए हैं दो और तीन तीन के ग्रुप्स में. द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट. पाइपिंग को अंडरलाइन आप करें और इसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्ड्स टू नो में, चहचहाना, ठीक है. छोटे परिंदे अभी भी चहचहा रहे हैं या गाना गा रहे हैं. अमंग द बुशेज़ एंड ट्रीज़. झाड़ियों और दरख्तों में, ठीक है. देयर इज़ अ कुकू. वहाँ पर एक कोयल है. एंड वन देयर इज़ अ कुकू एंड वन और टू थ्रशेस. यहाँ पर एक कोयल और एक दो छोटी चिड़िया भी हैं. थ्रशेस को अंडरलाइन करें. थ्रशेस का मतलब है छोटी चिड़िया. ये यहाँ पर आप वर्ड्स टू नो में नंबर 5 पे आप देख सकते हैं थ्रश. कुकू का क्या मतलब है? कोयल, ठीक है. एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशेस. और एक दूर दराज हवा, तेज़ हवा जो कि चलती है. रशेस को अंडरलाइन करें, इसका मतलब है चलती है. एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशेस. और एक पानी का शोर जो कि बहता है. गशेस का क्या मतलब है? बहना, बहता है. एंड द कुकूज सॉवनर क्राई. सॉवरन क्राई का क्या मतलब है? यानी अकेली, सबसे जो बालातर, सबसे आला, सबसे जो मुनफरिद उसकी जो क्राई का क्या मतलब है? आवाज़ है, वो सुनाई दे रही है. फिल्स ऑल द हॉलो ऑफ स्काई. आसमान के सारे खालीपन को. हॉलो को क्या मतलब है? सुराख या किसी जगह पे कोई चीज़ जो खाली होती है, तो आसमान के सारे खालीपन को दूर कर रही है या भर रही है, ठीक है. एंड दिस पोइम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक पोइट हैं और इनको पोइट ऑफ द नेचर भी कहा जाता है. और इनकी ज़्यादातर जो पोइम्स हैं वो नेचर के बारे में होती थी. जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जून की एक रात के बारे में बताया और उसमें उन्होंने बर्ड्स के बारे में बताया और ट्रीज़ और इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है. अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि सूरज बहुत देर पहले का गुरूब हो चुका है और सितारे भी दो दो और तीन तीन करके जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं. लेकिन छोटे जो परिंदे हैं वो अभी भी चहचहा रहे हैं झाड़ियों और दरख्तों में. और एक कोयल भी जो है उसकी भी आवाज़ आ रही है. और दो तीन छोटी चिड़िया भी जो हैं वो भी उनकी भी आवाज़ आ रही है. और किस चीज़ का साउंड है? तेज़ जो हवा है दूर दराज से जो आ रही है उसकी आवाज़ है, ठीक है. और पानी बहने की आवाज़ें आ रही हैं. और जो कोयल है उसकी जो सबसे यानी कि जो तेज़ आवाज़ है वो क्या कर रही है? इस पूरे आसमान के खालीपन को क्या कर रही है? भर रही है, ठीक है. अब इसमें हम इसके देख लेते हैं डिक्टेशन वर्ड्स एंड मीनिंग्स. इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले ये जो वर्ड्स टू नो वाला जो पार्ट है इसमें मैंने लिखे हुए हैं ये आपके टोटल जो हैं ये 7 होंगे, 8 डिक्टेशन वर्ड्स होंगे. और ये कुकू का क्या मतलब है? कोयल, ठीक है. गशेस बहना, पानी का बहना. पाइपिंग चहचहाना. सॉवरन आला या सबसे जो बरतर हो, ठीक है. थ्रश छोटी चिड़िया. येट अभी तक. और यहाँ पर ये है रशेस चलती है. एंड ये एंड में है होलो खालीपन, ठीक है. ये आपके 8 डिक्टेशन वर्ड्स हो गए और उनके मीनिंग्स हो गए. और अब हम थोड़ा सा पोइट के बारे में देख लेते हैं. अबाउट द पोइट इस नीचे वाले पैराग्राफ में. William Wordsworth, born in 1770 and died in 1850, was encouraged to read and memorize classic poetry from a young age.
He began to write his own poems when he was still a child. His poems became popular in his lifetime and he was the poet laureate for the last 7 years of his life. Many of his poems are about experiencing the beauty of the natural world. विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो कब पैदा हुए थे? 1770 में, और उनकी डेथ हुई थी 1850 में। और वो उनको बचपन से ही जो क्लासिक जो शायरी थी उनकी, वो उनको पढ़ानी और याद करवानी शुरू कर दी गई थी, ठीक है। और उन्होंने जो अपनी पोइम्स खुद से जो लिखना शुरू की वो बहुत छोटी एज में, जब वो एक बच्चे थे तब से उन्होंने अपनी नज़में लिखना जो है वो शुरू कर दी थी। तो उनकी नज़में जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में ही बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। और अपनी ज़िंदगी के जो 7 आखिरी साल थे उनमें वो अपने यानी कि पूरे मुल्क के जो शोरा थे, यानी कि जो बड़े बड़े शायर थे, उन सब के वो हेड थे, यानी कि उनके लॉरियट थे, उनके यानी कि अपने मुल्क को वो जो है वो रिप्रेजेंट करते थे मुख्तलिफ फोरम्स पर, यानी कि वो सबसे जो माने जाने वाले जो थे शायर थे अपने मुल्क के। मैनी ऑफ हिज पोइम्स आर अबाउट एक्सपीरियंस, और उनकी ज़्यादातर जो बहुत सारी जो पोइम्स हैं वो नेचर के बारे में, यानी कुदरती नज़ारों के बारे में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप that you have understood this poem, and ये इस poem के ये फर्स्ट 2 days का काम मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है, जिसमें आप इसकी रीडिंग करेंगे, आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, देन यू विल डू इट्स डिक्टेशन वर्ड्स एंड मीनिंग्स। एंड इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करते हुए आप लोगों ने अपनी वीडियोस बना के वो मुझे सेंड करनी है, और इसके फिर डिक्टेशन वर्ड्स और मीनिंग्स अपनी कॉपी में करके उनकी पिक्चर्स आपने मुझे सेंड करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल गिव यू आई विल टेल यू द कॉम्प्रीहेंशन एंड रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ दिस पोइम। एंड इस तरह हम पूरे एक वीक में इसको अपने इस चैप्टर को, इस पोइम को कंप्लीट करेंगे। एंड फिर इस पूरे मंथ में, जून के मंथ में हम जितना अपना काम इंग्लिश का कंप्लीट करेंगे उस सब का हम जून के एंड में जो है वो टेस्ट लेकर, मंथली टेस्ट लेकर इसको फिर हम क्लोज़ कर देंगे। और इस तरह अब ऑनगोइंग असेसमेंट्स आप लोगों की चलेंगी, और अब इस तरह नहीं होगा कि आप पूरा साल जो है वो कुछ ना पढ़ें और एंड में आप फाइनल पेपर्स दे के आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आपको साथ साथ जो है वो पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक ऑनगोइंग असेसमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मंथली टेस्ट। और इन्हीं के जो मार्क्स हैं, इन्हीं मंथली टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो एंड में आपका फाइनल रिजल्ट जो है उसमें लगेंगे, और वो आपका फाइनल रिजल्ट इन्हीं मंथली टेस्ट के मार्क्स पर बनेगा। सो आई होप कि आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे एंड मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।